अपने सीनियर और असातिज़ा से इजाज़त। उर्दू का शाहकार मिज़ाह 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का ये 33वां इजलास, अगर मुशायरे और महफ़िल मौसीक़ी को भी शुमार कर लिया जाए तो 35वां। बहरहाल आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस मोअज़्ज़ज़ ऑडिटोरियम में। मोअज़्ज़ज़ समाअतें, मोअज़्ज़ज़ सामईन और हाज़रीन, उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितना कि उर्दू अदब है। और अगर आप तारीख़ पे जाएँ तो हज़रत अमीर खुसरो से लेकर गालिब तक की यहाँ तवातुर से इस बात की मिसालें भी मौजूद हैं कि इस तर्ज़ पर मिज़ाह का साथ साथ रहा है। और एक तवील फ़हरिस्त है, उसमें रशीद अहमद सिद्दीकी साहब हों, फ़रतुल्लाह बेग साहब हों, अज़ीम बेग चुग़ताई साहब हों और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब के बग़ैर तो अदब की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। तो मिज़ाह तो फिर एक अलग एक शोबा है। और यही बात अभी हम बैक स्टेज भी कर रहे थे कि हम सिर्फ़ उनको एक जॉनरा में नहीं परख सकते यूसुफ़ी साहब को, और यकीनन हम आज भी अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। इस इजलास का बुनियादी मकसद ये है कि जहाँ हम अपने मुसल्लम सुबूत असातिज़ा को याद रखें, वहीं हम ये भी बावर करा सकें कि उर्दू एक ज़िंदा ज़ुबान है, ये मुतहर्रिक है, तनव्वुर है इसमें, और ये सिलसिला इसी तरह जारी है। और इसी बुनियाद पर आज हमारे मौजूद पैनल मौजूद है। एक ज़माना था कि जब हम लोग बाकायदा मिज़ाह निगारों से जुड़े हुए थे, उनकी किताबें पढ़ते थे, वो सिलसिला फिर मफ़क़ूद होता और फिर हम लोग ख़बरनामा देखने लगते हैं, लेकिन मिज़ाह का सिलसिला जारी रहा। फिर एक दौर वो भी देखा हमने कि फ़नून लतीफ़ा को लोगों ने सिर्फ़ लतीफ़ा शुमार किया और फिर इसका उसी तरह मजाक उड़ाया गया जो किसी भी लतीफ़े के बाद हुआ करता है। यकीनन मुस्तक़िल बुनियादों पर सेशन के बाद एक सेशन और आज आखिरी रोज़ भी है, और हम चाहेंगे कि हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान अपना हिस्सा इसमें शामिल करते रहें। वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं फव्वाद से गुजारिश करूँगा, आपका ताल्लुक़ नापस है और आप मुख्तलिफ़ तक़ारीब में इनको पढ़त के एतबार से जानते भी हैं। बस एक ज़माना था जब दरोग गोई की दास्तानें हुआ करती थीं, लेकिन इन लोगों ने दोबारा दास्तान गोई को एक नई ज़िंदगी बख्शी है। फव्वाद से मेरी गुजारिश है, ये आब गुम से कुछ इक़्तिबासात आपकी समातों की नज़र करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में फव्वाद। इक्का किसने ईजाद किया? 18 शायरों को 2 इक्कों में बिठाकर वो कानपुर के रेलवे स्टेशन पर लाए। जिन सुनने वालों को 2 इक्कों में 18 शायरों की सार्डीन्स बनाने में ज़्यादती या मुबालगा नज़र आए, उन्होंने गालिबन ना इक्के देखे ना शायर। ये तो कानपुर था, वरना अलीगढ़ होता तो एक ही इक्का काफ़ी था। क़ारीन की आसानी के लिए हम इस नादिरुल वजूद और मुहय्यरिल उक़ूल सवारी का सरसरी खाका खींचे देते हैं। पहले गुस्ले मैयत के तख्ते को काट के चौकोर और चौरस कर लें, फिर उसमें 2 मुख्तलिफ साइज़ के बिल्कुल चौकोर पहिए इस यकीन के साथ लगा दें कि इनके चलने से अलीगढ़ की सड़कें हमवार हो जाएंगी और इस अमल से ये ख़ुद भी गोल हो जाएंगे। तख्ता सड़क के गढ़ों की बालाई सतह से 6-6.5 फुट ऊंचा होना चाहिए, ताकि सवारियों के लटके हुए पैरों और पैदल चलने वालों के सरों की सतह एक हो जाए। छोटे पहिए का कत्र कम अज़ कम 5 फीट हो। पहिए में सूरज की शुआओं की मानंद जो लकड़ियां लगी होती हैं, वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि नई सवारी उन पर पाँव रखकर तख्ते तक हाई जंप कर सके। पाँव के धक्के से पहिए को भी स्टार्ट मिलेगा। उसके बाद तख्ते में 2 बम बांसों के लगाकर उनमें एक अदद लागर घोड़े को लटका दें, जिसकी पसलियां दूर से गिनकर सवारियां अपना इत्मीनान कर लें कि पूरी हैं। लीजिए, इक्का तैयार है। इसके मज़कूरा बाला 4 अज्जाए तकरीबी का बकिया हाल आगे आएगा। निहारी, रसावल, जली और धुआं लगी फिरनी, मुहावरे, सावन के पकवान, अमरैयों में झूले, अरहर की दाल, रेशमी दुलाई, गरारे, दुपल्ली टोपी, आल्हा उदल और ज़बान के शेर की तरह इक्का भी यूपी के खासी की चीज़ों में शुमार किया जाता है। 1943 से 45 तक अपने क़याम अलीगढ़ के दौरान हम भी इक्के में सवारो खार हो चुके हैं। हमारा ख्याल है कि इक्का किसी घोड़े ने ईजाद किया था, इसलिए कि इसके डिज़ाइन में ये हिकमत पोशीदा रखी कि घोड़े से ज़्यादा मुशक्क़त सवारी को उठानी पड़े। इक्के की खूबी ये थी कि ज़ायद सवारियों का बोझ घोड़े पर नहीं पड़ता था, बल्कि उन सवारियों पर पड़ता जिनकी गोद में वो आकर बैठती जाती थीं। हज़रत जोश मली आबादी ऐसे इक्कों के बारे में लिखते हैं कि वो तमाम इस कदर जलील हैं कि उन पर अगर सिकंदर आज़म तक को बिठा दिया जाए तो वो भी किसी देहाती रंडी का भड़वा नज़र आने लगे।
आपने देखा होगा कि मगरबी बैले में बाज ऐसे नाजुक मकाम आते हैं कि डांसर सिर्फ पाँव के अंगूठे पर के बल खड़ी होकर नाचती चली जाती है। सारे जिस्म का बोझ अंगूठे पर होता है और चेहरे पर कर्ब के आसार की बजाय मुस्कुराहट खेलती है। ऐसी ही मसरत भरी महारत और महारत भरी मसरत का मुजाहरा अलीगढ़ में देखा जाए, जहां यूनिवर्सिटी के लड़के इक्के के तख्ते से बाहर निकली हुई बेपर्दा कील पर सिर्फ हाथ के अंगूठे के बल अधर बैठे गर्ल्स कॉलेज का नुमाइश और तवाफ करते थे। जिंदगी में कामयाबी का गुर भी यही बताया जाता है कि जहां अंगूठा धरने को जगह मिल जाए वहां खुद समूचा धांस दो। सवारियां एक दूसरे के जिस्म के कर्व्स में कुंडली मार के बैठ जाती थीं। इक्का जब घोड़े और सवारियों समेत किसी खुले हुए मैन होल के अंदर दाखिल होने में नाकाम रहता तो बकौल दिल्ली वालों के जामनी सी घुल जाती। सवारियों के हाथ पांव इस तरह गुथे और एक दूसरे में पिरोए हुए होते थे जैसे धुलाई के बाद वॉशिंग मशीन में कपड़ों की आस्तीनें और इजारबंद। अगर किसी को एक उतारना हो तो सब सवारियों को अपनी अपनी गिरा और कैंची खोलनी पड़ती थी। जब कहीं जाके वो उस उस्तुखानी शिकंजे से आज़ाद होकर 6 फुट की बुलंदी से उकड़ू हालत में छलांग लगाते। आज़ा बाहम दिगर खलत मलत होने के अलावा ऐसे सुन हो जाते थे कि अगर किसी की पिंडली में खारिश हो तो खुजा खुजा के खूनम खून कर देता, मगर खारिश मिटने का नाम न लेती, इसलिए खुजाई हुई पिंडली किसी और की होती थी। इक्के का अगर एक्सीडेंट हो जाता तो उसे या बाला नशीन सवारियों को कभी गजन नहीं पहुंचता था, इसलिए कि अव्वल तो इक्के में ऐसी कोई चीज़ कलपुर्जा नहीं होता कि उसके टूट जाने या ना होने से इक्के की कारकर्दगी में मजीद फ़र्क आए। दोनों टकराने वाली कार या साइकिल उसके तख्ते के नीचे से ऐसी रसान से निकल जाती थी कि घोड़े को कानो कान खबर ना होती, और एक दूसरे के साथ गिरागीर सवारियों का गुफ्फा जूं का तूं ज़मीन पर गद से रग्बी के स्क्रम की तरह आन पड़ता कि मजाल है एक भी सवारी अलहदा हो जाए। ऐसा ही मंजर हमने अपनी आंखों से 1944 में अलीगढ़ में देखा। दूसरी आलमी जंग का ज़माना था। हम एक अदद ब्लेड ख़रीदने निकले थे जो इन दोनों नायाब था। एक एक दुकान पर पूछते फिर रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि बीच सड़क पर 7-8 स्याह पैराशूट परा बांध कर उतर रहे हैं। हमें बताया गया कि एक इक्के का जिसमें गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां सवार थीं सड़क कूटने के इंजन के साथ हेड ऑन कोलिजन हो गया है, और लड़कियां हवा भरे बुर्कों की मदद से इक्के की बुलंदियों से बाजमात लैंड कर रही हैं, और लड़के तुर्की टोपियां पहने स्याह शेरवानियों के बटन नरखरे तक बंद किए जख्मियों को उठाने और इब्तिदाई गैर तिब्बी इमदाद, इंसानी हमदर्दी, दुखी इंसानियत की खिदमत और मुआशक़े के लिए तैयार उम्मीदवार खड़े हैं। आइडियल यतीम का हुलिया। यतीम जमा करना बशारत को चंदा जमा करने से भी ज्यादा दुश्वार नजर आया, इसलिए कि मज्जर ने यह पख लगाई कि यतीम तंदुरुस्त मुस्टंडे ना हो, सूरत से भी मिस्कीन मालूम होने चाहिए, खुश खुराक ना हो, न इतने छोटे टुइयां के चोंच में चूगा देना पड़े, न इतने ढऊ के ढऊ और पेटू के रोटियों की थई थोर जाएं और डकार तक न लें, पर ऐसे गुलबदन भी ना हो कि गाल पर एक मच्छर का साया भी पड़ जाए तो शहजादा गुलफाम को मलेरिया हो जाए, फिर बुखार में दूध पिलाओ तो एक ही सांस में बाल्टी की बाल्टी डकोस जाएं। बाजा बाजा लौंडा तखने तक पोला होता है। लड़के बाहर से लागर मगर अंदर से बिल्कुल तंदुरुस्त होने चाहिए। ना ऐसे नाजुक के पानी भरे कुएं पे भेजो तो डोल के साथ यूसुफे बेकारवां खुद भी खिंचे खिंचे कुएं के अंदर चले जा रहे हैं। भरा घड़ा सर पर रखते ही कत्थक को नचनियों की तरह कमर लचका रहे हैं। रोज एक घड़ा तोड़ रहे हैं। जब देखो हराम के जने सबूत में टूटे घड़े का मुंह लिए चले आ रहे हैं। अबे मुझे क्या दिखा रहा है ये हंसली, अपनी मैया बहना को पहना। मियाना कद और दरमियाना उम्र के हों, इतने बड़े और ढीठ ना हो कि थप्पड़ मारो तो हाथ घंटे भर तक झंझनाता रहे, और उन हरामियों का गाल भी बीका ना हो, जाड़े में ज्यादा जाड़ा ना लगता हो। ये नहीं कि जरा सी सर्दी पड़ जाए तो सारे कस्बे काम में कांपते कपकपाते किटकिटाते फिर रहे हैं और यतीम खाने को मुफ्त में बदनाम कर रहे हैं। और हाँ, ये तस्दीक कर लें कि रात को बिस्तर में पेशाब ना करते हो, खानदान में फी और सर में लीखे ना हो। उठान के बारे में मज्जन ने वजाहत की कि वो इतनी मोतदल बल्कि मफकूद हो कि हर साल जूते और कपड़े तंग ना हो, अंधे काने लूले लंगड़े गूंगे बहरे न हो मगर लगते हो।
लौंडे खुश शक्ल हरगिज ना हो, मुंह पर मुहासे और नाक लंबी ना हो, ऐसे लौंडे आगे चलकर लूती निकलते हैं। वो आइडियल यतीम का हुलिया बयान करने लगे तो बार बार बशारत की तरफ इस तरह देखते जैसे आर्टिस्ट पोर्ट्रेट बनाते वक्त मॉडल का चेहरा देख देख कर कैनवस पर आउटलाइन बनाता है। वो बोलते जा रहे थे लेकिन बशारत का ध्यान कहीं और था। शुक्रिया। ये थे फवाद। और जिस तरह शहर कराची में भी एक आजकल एक रुझान है मुकफ़ा मुसज्जा नाम रखने का अपने प्रोडक्ट का, तो मुझे कभी कभी ये गुमान होता है और ख़दशा भी कि आने वाले वक्तों में कहीं ऐसा ना हो कि किसी डेकोरेशन की दुकान के बाहर लोग बड़े फ़ख्र से लिख दें कि इस्मत दरी सेंटर। खैर, अब मैं गुजारिश करूँगा मेसम से कि वो इब्ने इंशा साहब को हमारे सामने पेश करें और इत्तेफाक में बरकत है पेश करेंगे आप सबकी भरपूर तालियों में मेसम। इत्तेफाक में बरकत है। एक बड़े मियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया बनाया था, आखिर बीमार हुए, मरजुल मौत में गिरफ्तार हुए। उनको और तो कुछ नहीं कोई फिक्र थी तो ये कि उनके 5 बेटों की आपस में नहीं बनती थी, गाढ़ी क्या पतली भी नहीं छिनती थी। लड़ते रहते थे, कभी किसी बात पर इत्तेफाक ना होता था, हालांकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर उन्होंने बेटों पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की खूबियाँ वाज़े करने के लिए एक तरकीब सोची। उनको अपने पास बुलाया और कहा, देखो अब मैं कोई दम का मेहमान हूँ, सब जाकर एक एक लकड़ी लाओ। एक ने कहा, लकड़ी? आप लकड़ियों का क्या करेंगे? दूसरे ने आहिस्ता से कहा, बड़े मियाँ का दिमाग ख़राब हो गया है, लकड़ी नहीं ककड़ी कह रहे हैं, शायद ककड़ी खाने को जी चाहता होगा। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं कुछ सर्दी है, शायद आग जलाने को लकड़ियाँ मंगाते होंगे। चौथे ने कहा, बाबूजी कोयले लाएं। पांचवें ने कहा, उपले लाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाप ने कराते हुए कहा, अरे नालायकों, मैं जो कहता हूँ वो करो, कहीं से लकड़ियाँ लाओ जंगल से। एक बेटे ने कहा, ये भी अच्छी रही, जंगल यहाँ कहाँ, और महकमा जंगलात वाले लकड़ियाँ कहाँ काटने देते हैं। दूसरे ने कहा, अपने आप में नहीं है बापूजी, बक रहे हैं जुनू में क्या क्या कुछ। तीसरे ने कहा, भाई लकड़ियों वाली बात अपन की तो समझ में नहीं आई। चौथे ने कहा, बड़े मियाँ ने उम्र भर में एक ही तो ख्वाहिश की है, उसे पूरा करने में क्या हर्ज है। पांचवें ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, टाल पर से लकड़ियाँ लाता हूँ। चुनाचे वो टाल पर गया। टाल वाले से कहा, खान साहब ज़रा 5 लकड़ियाँ तो देना, अच्छी मजबूत हों। टाल वाले ने लकड़ियाँ दी, हर एक खासी मोटी और मजबूत। बाप ने देखा तो उनका दिल बैठ गया। ये बताने भी खिलाफ मसलहत था कि लकड़ियाँ क्यों मंगाई हैं और उनसे क्या अखलाकी नतीजा निकालना मकसूद है। आखिर बेटों से कहा, अब इन लकड़ियों का गट्ठा बांधो। अब बेटों में फिर चेमगोइयाँ हुई, गट्ठा वो क्यों, अब रस्सी कहाँ से लाएं। भाई बहुत तंग किया है इस बुढ़े ने। आखिर एक ने अपने पाजामे में से इजारबंद निकाला और गट्ठा बांधा। बड़े मियाँ ने कहा, अब इस गट्ठे को तोड़ो। हुक्म वालिद मर्गे मफाजात। पहले एक ने कोशिश की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवें ने। लकड़ियों का बाल बीका ना हुआ। सबने कहा, बाबूजी हमसे नहीं टूटता ये लकड़ियों का गट्ठा। बाप ने कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो और इनकी रस्सी खोल दो। एक ने जलकर कहा, रस्सी कहाँ है, मेरा इजार बंद है, अगर आपको खुलवाना था तो गट्ठा बंधवाया क्यों था। लाओ भाई कोई पेंसिल देना, मैं इजार बंद डाल लूं पाजामे में। बाप ने बुजुर्गाना शफकत से इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को तोड़ो और एक एक करके तोड़ो। लकड़ियां चूंकि मोटी और मजबूत थीं, बहुत कोशिश की, किसी से ना टूटी। आखिर में बड़े भाई की बारी थी। उसने एक लकड़ी पर घुटने का पूरा जोर डाला और तड़ाक की आवाज आई। बाप ने नसीहत करने के लिए आंखें एकदम खोल दी। क्या देखता है कि बड़ा बेटा बेहोश पड़ा है, लकड़ी सलामत पड़ी है, आवाज बेटे के घुटने की हड्डी टूटने की थी। एक ने कहा, ये बुढ़ा बहुत जाहिल है। दूसरे ने कहा, जिद्दी है, अड़ियल। तीसरे ने, खूसट, सनकी, अकल से पैदल, घामड़। चौथे ने कहा, सारे बुढ़े ऐसे ही होते हैं, कमबख्त मरता भी तो नहीं। बुढ़े ने इत्मीनान का सांस लिया कि कम से कम एक बात पर तो इत्तेफाक राय हुआ। उसके बाद आंखें बंद की और निहायत सुकून से जान दे दी। शुक्रिया।
ये थे मिसम और अब मैं मुल्तमस हूँ नज़रुल हसन से, जो कि नून मीम राशिद साहब और फैज़ के उस्ताद जनाब पतरस बुखारी का मज़मून कुत्ते यहाँ पेश करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में नज़रुल हसन। कुत्ते। इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सलोत्रियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में ना आया कि आखिर कुत्तों का फ़ायदा क्या है। गाय को लीजिए, दूध देती है, बकरी को लीजिए, दूध देती है, और मेंगनियाँ भी। ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे कि कुत्ता वफादार जानवर है। अब जनाब, वफादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बग़ैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम लंडूरे ही भले। कल ही की बात है कि रात के कोई 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो ज़रा गुदगुदाई, तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तुराह का एक मिसरा दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में से एक कुत्ते ने मतलार्ज कर दिया। अब जनाब, एक कोहना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भिन्ना के पूरी गज़ल मक्ते तक कह गए। इस पर शुमाल मशरिक़ की तरफ से एक कद्रशिनास कुत्ते ने ज़ोरों की दाद दी। अब तो हज़रत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ न पूछिए। कमबख्त बाज तो 2 गज़लें सह गज़लें लिखलाए थे, नहीं, कई एक ने फिलबदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हज़ारों दफ़ा आर्डर आर्डर पुकारा, लेकिन ऐसे मौक़ों पर प्रधान की भी कोई नहीं सुनता। अब इनसे कोई पूछे कि मियाँ तुम्हें ऐसा ही ज़रूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तबाह आजमाई करते। ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत है। और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज़ किस्म के वाक़े हुए हैं। अक्सर तो इनमें ऐसे कौमपरस्त हैं कि पतलून कोट को देखकर भौंकने लग जाते हैं। खैर, ये तो एक हद तक काबिल तारीफ़ भी है, इसका जिक्र ही जाने दीजिए। इसके अलावा एक और बात है, यानी हमें 12 डालियाँ लेकर साहिब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तिफाक हुआ। खुदा की कसम, उनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी है कि अश अश करते लौट आए हैं। जो ही हम बंगले के दरवाजे में दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे ही में खड़े खड़े एक हल्की सी बग कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़कर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज़ में फिर बग कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी, मौसीकी की मौसीकी। हमारे कुत्ते हैं कि न राग, न सुर, न सर, न पैर, तान पे तान लगाए जाते हैं बेताले कहीं के। न मौका देखते हैं, न वक्त पहचानते हैं, गलेबाजी किए जाते हैं। घमंड इस बात पर है कि तानसेन इसी मुल्क में तो पैदा हुआ था। इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से ज़रा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौक़ों पर हमने कभी सत्याग्रह से मुँह मोड़ा हो। शायद आप इसको ताल्ली समझें, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही ना सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक्त लाठी छड़ी ज़रूर हाथ में रखनी चाहिए कि दाफ़े बलियात है, लेकिन हम किसी से खामखा अदावत पैदा करना नहीं चाहते। कुत्ते के भौंकते ही हमारी तबई शराफत हम पर इस दर्जा गलबा पा जाती है कि आप हमें अगर उस वक्त देखें तो यकीनन यही समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। शायद आप उस वक्त ये भी अंदाज़ा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हुआ जाता है। ये अलबत्ता ठीक है। ऐसे मौके पर कभी मैं गाने की कोशिश करूं तो खरज के सुरों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। अगर आपने भी हम जैसी तबीयत पाई हो तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतल कुर्सी आपके जहन से उतर जाएगी, उसकी जगह आप शायद दुआए कुनूत पढ़ने लग जाएं। बाज़ औक़ात ऐसा भी इत्तिफाक हुआ है कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी न किसी गीत की तर्ज जहन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि गीत के अल्फाज याद नहीं और नौमश्की का आलम भी है, इसलिए सीटी पर इक्तिफ़ा की है कि अगर बेसुरे भी हो गए तो कोई यही समझेगा अंग्रेज़ी मौसीकी है।
इतने में एक मोड़ पर से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी थी। अब जरा तसव्वुर मुलाहिजा हो, आंखों ने उसे भी कुत्ता देखा, एक तो कुत्ता, फिर बकरी की जिसामत का, गोया बहुत ही कुत्ता। बस हाथ पांव फूल गए। छड़ी की गर्दिश धीमी होते होते एक निहायत ही नामाकूल जाविये पर हवा में कहीं ठहर गई। सीटी की मौसीकी भी थरथरा कर खामोश हो गई। लेकिन मजाल जो हमारी थूथनी की मखरूती शक्ल में ज़रा भी फ़र्क आया हो, गोया एक बेआवाज़ लय अभी तक निकल रही है। तिब का मसला है, ऐसे मौक़ों पर अगर सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, बाद में फिर सूख जाता है। चूँकि हम तबन ज़रा मोहतात हैं, इसलिए आज तक कुत्ते के काटने का कभी इत्तिफाक नहीं हुआ, यानी किसी कुत्ते ने आज तक हमको कभी नहीं काटा। अगर ऐसा सानेहा कभी पेश आया होता तो इस सरगुज़िश्त की जगह आज हमारा मरसिया छप रहा होता, तारीख़ी मिसरा दुआइया होता कि इस कुत्ते की मिट्टी से भी कुत्ता घास पैदा हो। लेकिन कहूँ किससे मैं कि क्या है, सगे रह बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने पर मुसिर हैं, समझ लीजिए कि हम कब्र में पाँव लटकाए बैठे हैं। और फिर इन कुत्तों के भौंकने के उसूल भी तो कुछ निराले हैं, यानी एक तो मुताद्दी मरज़ है और फिर बच्चों बूढ़ों सभी को लाहक है। अगर कोई भारी भरकम असफंद यार कुत्ता कभी कभी अपने रोब और दबदबे को कायम रखने के लिए भौंक ले तो हम भी चारों नाचार कह दें कि भाई भौंक, अगरचे ऐसे मौके पर उसे जंजीर से बंधा हुआ होना चाहिए। लेकिन ये कमबख्त 2 रोज़ा सहरोज़ा 2-2 3-3 तोले के पिल्ले भी भौंकने से बाज नहीं आते। बारीक आवाज़, ज़रा सा फेफड़ा, उस पर भी इतना ज़ोर लगाकर भौंकते हैं कि आवाज़ की लर्जिश दुम तक पहुंचती है। बारीक आवाज़, ज़रा सा फेफड़ा, और फिर भौंकते हैं चलती मोटर के सामने आकर, गोया उसे रोक ही तो लेंगे। अब अगर ये खाकसार मोटर चला रहा हो तो कतन हाथ काम करने से इनकार कर दे, लेकिन हर कोई यूं उनकी जांबख्शी थोड़ा ही कर देगा। कुत्तों के भौंकने पर मुझे सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि इनकी आवाज़ सोचने के तमाम कुआ को मुअत्तल कर देती है, खुसूसन जब किसी दुकान के तख्ते के नीचे से इनका एक पूरा खुफिया जलसा बाहर सड़क पर आकर तबलीग का काम शुरू कर दे तो आप ही कहिए होश ठिकाने रह सकते हैं। हर एक की तरफ बारी बारी मुतवज्जे होना पड़ता है, कुछ उनका शोर, कुछ हमारी सदाए एहतिजाज ज़ेरे लब। बेढंगी हरकात व सकनात, हरकात उनकी, सकनात हमारी। इस हंगामे में दिमाग भला खाक काम कर सकता है, अगरचे ये मुझे नहीं मालूम कि अगर ऐसे मौके पर दिमाग काम करे भी तो क्या तीर मार लेगा। बाहर सूरत कुत्तों की ये परले दर्जे की नाइंसाफ़ी मेरे नज़दीक हमेशा काबिल नफरीन रही है। अगर उनका एक नुमाइंदा शराफत के साथ हमसे आकर कह दे कि आली जनाब सड़क बंद है, तो खुदा की कसम हम बग़ैर चूँ चरा किए वापस लौट जाएं। और ये कोई नई बात नहीं, हमने कुत्तों की दरख्वास्त पर कई रातें सड़कें नापने में गुजार दी हैं, लेकिन पूरी मजलिस का यूं मुत्तफ़िक़ा व मुत्तहिदा तौर पर सीना जोरी करना एक कमीना हरकत है। सामाइन की खिदमत में अर्ज़ है कि अगर उनका कोई अज़ीज़ व मोहतरम कुत्ता यहाँ मौजूद है तो ये मज़मून बुलंद आवाज़ में न पढ़ूँ, मुझे किसी की दिल शिकनी मतलूब नहीं है। खुदा ने हर कौम में नेक अफराद भी पैदा किए हैं, कुत्ते इस कुल्लिये से मुस्तस्ना नहीं। आपने खुदा तरस कुत्ता भी ज़रूर देखा होगा, उमूमन उसके जिस्म पर तपस्या के असरात ज़ाहिर होते हैं। जब चलता है तो इस मिस्कीनी और इज्ज़ से गोया बारे गुनाह का एहसास आंख नहीं उठाने देता। दुम अक्सर पेट के साथ लगी रहती है, सड़क के बीचों बीच गौर व फिक्र के लिए लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। शक्ल बिल्कुल फ़िलासफ़रों की सी और शजरा दियोजांस कल्बी से मिलता है। किसी गाड़ी वाले ने मुतवातिर बिगल बजाया, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को खटखटाया, लोगों से कहलवाया, खुद 10-12 दफ़ा आवाज़ें दीं, तो आपने सर को वहीं ज़मीन पर रखे सुर्ख मखमूर आँखों को खोला, सूरत हालात को एक नज़र देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। किसी ने एक चाबुक लगा दिया तो आप निहायत इत्मीनान के साथ वहाँ से उठकर एक गज़ परले जा लेटे और ख़यालात के सिलसिले को जहाँ से वो टूट गया था फिर से शुरू कर दिया। किसी बाईसाइकिल वाले ने घंटी बजाई तो लेटे लेटे ही समझ गए बाईसाइकिल है।
ऐसी छिछोरी चीज़ों के लिए वो रास्ता छोड़ देना फ़कीरी की शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। रात के वक्त यही कुत्ता अपनी खुश्क पतली सी दुम को ताबा हद इम्कान सड़क पर फैला कर रखता है। इससे महज खुदा के बरगुज़ीदा बंदों की आजमाइश मकसूद होती है। जहां आपने गलती से उस पर पांव रख दिया, उन्होंने गैज़ व गज़ब के लहजे में आपसे पुरसिश शुरू कर दी, बच्चा फ़कीरों को छेड़ता है, नज़र नहीं आता हम साधु लोग यहाँ बैठे हैं। बस उस फ़कीर की बद्दुआ से उसी वक्त राशा शुरू हो जाता है। बाद में कई रातों तक यही ख्वाब नज़र आते हैं कि बेशुमार कुत्ते टांगों से लिपटे हुए हैं और जाने नहीं देते। आँख खुलती है तो पाँव चारपाई की अदवान में फंसे होते हैं। अगर खुदा मुझे कुछ अरसे के लिए आला किस्म के भौंकने और काटने की ताकत अता फरमाए तो जुनून इंतकाम मेरे पास काफ़ी मिक़दार में है। रफ्ता रफ्ता सब कुत्ते इलाज के लिए कसौली पहुंच जाएंगे। एक शेर है, उर्फ़ी तो मयंदेश ज़ग़ौग़ाए रक़ीबा, आवाज़ सगां कम नकुना रिज़्क़ गदारा। यही वो खिलाफ़ फ़ितरत शायरी है जो एशिया के लिए बाइसे नंग है। अंग्रेज़ी में एक मिसल है कि भौंकते हुए कुत्ते काटा नहीं करते, ये वजह सही, लेकिन कौन जानता है कि एक भौंकता हुआ कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। शुक्रिया। यूसुफ़ी साहब फरमाते हैं, पुलिस अगर दिल से चाहे तो तमाम अच्छी किताबों को फोहश करार देकर नौजवानों में उर्दू अदब से गहरी दिलचस्पी पैदा कर सकती है। अब हमारे साथ मौजूद इस सेशन के आखिरी शरीक सैयद नुसरत अली किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अपने मखसूस अंदाज में इंतखाब पेश करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियां नुसरत भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ़ी साहब से किसी ने पूछा कि कुत्तों का मसरफ़ क्या है, तो उन्होंने कहा कुत्ते सिर्फ इसलिए पैदा किए गए हैं कि पतरस उस पर मज़मून लिख सकें। मैं आपके सामने चंद शुअरा का कलाम उन्हीं के अंदाज में पेश करता हूँ। सबसे पहले एक बस का शेर पेश करता हूँ। रात को चांदनी में तेरा अक्स देखा, रात को चांदनी में तेरा अक्स देखा और फिर बाल्टी को हिला हिला के तेरा रक्स देखा। दिलावर फिगार। सकता था एक शायर आजम के शेर में, ये देख कर तो मैं भी ताज्जुब में पड़ गया। पूछी जो इसकी वजह तो कहने लगे जनाब सर्दी बहुत शदीद थी, मिस्रा सुकड़ गया। सैयद ज़मीर जाफरी। वो देखो उखड़ा उखड़ा एक नाली घुड़सवारों या, वो देखो उखड़ा उखड़ा एक नाली घुड़सवारों या, को उस पर तो तरसाया मगर घोड़े पे प्यारों या, और न जाने कितनी कन्याओं से दे उस्तवारी है कि हीरो अपनी फितरत में न नूरी है न नौरी है, और शौक से नूरे नजर लखते जिगर पैदा करो। जालिमों थोड़ी सी गंदुम भी मगर पैदा करो। हजरत इकबाल को ही तो कब का उड़ चुका, अब कोई अपना मकामी जानवर पैदा करो। कमर जलालवी। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, अरे भैया रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, अरे देर लग जाएंगे बस्ती में गरीबा
के सर झुकाए हुए, इफ्तिखार मियाँ सर झुकाए हुए चुप बैठे हैं काबे में कमर। ऐसे होते हैं निकाले हुए बुतखानों के, ऐसे होते हैं। कुंवर मेदर सिंह भेदी। हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदरे कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। खुमार। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। अहमद नदीम कासमी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल न हो, घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं, घनी घटाएं किश्वर घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रूईद की महाल न हो, हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औज कमाल, कोई मलूल न हो कोई खस्ता हाल न हो, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर। हिमायत अली। मेरे पास 4 मिनट हैं, उसके अंदर मैं ख़त्म करता हूँ। मुनीर नियाज़ी। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। अच्छा, किसी इंसान को अपनी सुस्ती पे इतना फ़ख्र करते हुए मैंने नहीं देखा। हिमायत अली शायर पे ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि हाल ही में वैसे तो पूरा मुशायरा है लेकिन हमारे पास वक्त की तंगी है। मैं सोचता हूँ मगर मेरी सोच ही क्या है, मैं सोचता हूँ मगर मेरी सोच ही क्या है, बस एक ख्वाब हकीकत है, आ गई क्या है, वो मुश्ते खाक हवा ने जिसे बखेर दिया, समेटने की तगोदो है, आदमी क्या है। मैं आईने में भी हूँ, आईने से बाहर भी, मेरे वजूद की वहदत में ये
दुई क्या है। बड़ी नवाजिश। रिजवान ज़ैदी के लिए बहुत सारी तालियां, और हमारे जो बहुत ही शानदार शहजाद शर्जील के लिए बेनता क्लैपिंग। ये एक नया मज़ा निगार उर्दू को मिल रहा है जिसमें हम बहुत खुश हैं। और मैसम नकवी साहब और नज़रुल हसन और फुआद खान, इससे पहले स्टोरी टेलर हम इंडिया से इंपोर्ट करते थे। तो शमीम भाई अगर यहाँ बैठे हैं तो इन नौजवानों की शक्ल में पाकिस्तान खुद कफील हो गया है बेइंतहा क्लिप हमारे इन नौजवानों के लिए। और इतने शानदार पैनल, आपका बहुत शुक्रिया।